सर एक सिंपल सवाल, क्या 498A का मुकदमा लगते ही अरेस्ट पक्का है? प्रैक्टिकल ग्राउंड पे तो पहले ऐसा ही था, एफआईआर हुई, आपको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन आज के वक्त ऐसा कुछ नहीं है। 498 में काफी रिलैक्सेशन दे दिया गया है, जिसके तहत अब आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आपको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है और उसके बाद ही अगर पुलिस को लगता है कि भाई उनके पास पुख्ता सबूत है तो उसके बाद ही एफआईआर रजिस्टर की जाती है, आगे का प्रोसीजर अपनाया जाता है। लेकिन सर जो 498A बनाया गया था वो बनाया तो शादीशुदा महिलाओं की सुरक्षा के लिए गया था। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन आज के वक्त में जो बदलाव आया है उसमें बचाव कम हो रहा है, लेकिन मिसयूज बहुत ज्यादा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली भी ये कहा था कि लगभग 90% केसेस जो होते हैं 498 के फेक केसेस होते हैं, वो सिर्फ अपनी ईगो और अपनी बातों को मनवाने के लिए लड़के के घर वाले हैं उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इसको यूज किया जा रहा है। लगभग 10% केसेस ऐसे होते हैं जो रियल और जेन्युइन होते हैं, जिनके साथ हकीकत में क्रुएल्टी हुई है। तो क्या एक कंप्लेन और अरेस्ट पक्का? क्या है 498A IPC? क्या है शादीशुदा महिलाओं का आतंक 498A IPC? क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट 498A IPC पे? जानेंगे हमारे चैनल पे लॉ फॉर रियल, जहां लॉ मिलेगा आपको सिंपल लैंग्वेज में। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे अधिवक्ता साहब, वो आपको इसकी अधिक जानकारी देंगे और बताएंगे क्या है 498A IPC और एक विक्टिम इससे कैसे बच सकता है। जी उल्टो साहब, मैं इसमें आपको बता दूं जो 498A IPC आया था उसको अब रिप्लेस करके BNS भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 85 के अंडर रखा गया है। सेक्शन 85 आपको बताता है जो अत्याचार शादीशुदा महिलाओं पे होते हैं शादी के बाद, उनके बारे में जो आपको बताता है। सेक्शन 86 में क्रुएल्टी के बारे में बताया गया, जिसमें फिजिकल क्रुएल्टी, मेंटल क्रुएल्टी, डोरी डिमांड, सुसाइड, अबैंडनमेंट सिचुएशंस के बारे में जो बताता है। सर प्रॉब्लम तब आती है जब जनरल एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं कि सास तंग कर रही है, ननद तंग कर रही है, विदाउट स्पेसिफिक रोल, इन सब के खिलाफ एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, कोर्ट्स ने बार बार अपनी जजमेंट्स में, गाइडलाइंस में ये बोला है कि ओनली द वेग एलिगेशन इज नॉट द स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ ए कंप्लेंट। आपको उसको प्रूव करने के लिए पुख्ता सबूतों की जरूरत होती है। सिर्फ एलिगेशंस लगाने से उनका प्रूव होना नहीं माना जा सकता। तो सर क्या ये एलिगेशंस इतने सीरियस हैं? जी बिल्कुल। आपको अगर मैं ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो काफी केसेस में ऐसा हुआ कि 70 इयर्स के बुजुर्ग व्यक्तियों को भी इसके तहत उनके खिलाफ एलिगेशंस लगाए जाते हैं, दहेज के, मारने के, पीटने। कोई NRI है, यहाँ से विदेश में रह रहा है, कोई सेपरेट रह रहा है, उनके खिलाफ भी ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा दिए जाते हैं सिर्फ उनको हरास करने के लिए, उन पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, और उन सबको इसके तहत एक्यूज बना दिया जाता है। मिसयूज है, डिनाइल नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से ऐसे भी विक्टिम्स हैं जो बहुत से सालों से अब्यूज सहन कर रहे हैं। जी, यही रीजन है सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार अपनी रूलिंग्स में कहा है कि लॉ को खत्म नहीं करना है बल्कि इसके मिसयूज को रोकना है। आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सर अरनेश कुमार वाली अथॉरिटी से अब इस कानून में क्या चेंज आया? जी बिल्कुल, अरनेश कुमार के बाद इस जो कानून में है काफी हद तक चेंज आया है, जिसमें इलीगल अरेस्ट काफी रुक चुके हैं। इसमें ऑटोमेटिक अरेस्ट को रोक दिया गया है। इन केसेस में नो ऑटोमेटिक अरेस्ट इन 498 केस। पहले क्या होता था कि पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन अब इन केसेस में आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। आपको बकायदा नोटिस ऑफ अपीयरेंस से पुलिस देगी और नोटिस ऑफ अपीयरेंस के बाद आपकी बातों को सुना जाएगा और जो भी है प्रोसीजर के तहत पूरा रूल फॉलो किए जाएंगे। आपको डायरेक्ट अरेस्ट इसमें नहीं किया जा सकता, जो कि अरनेश कुमार ने डायरेक्ट अरेस्ट को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। वकील साहब, मैं इसमें पूछना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी क्या गाइडलाइंस आई हैं, क्या आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। अब अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो उसको जो आपका अरेस्ट है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन रिटर्न देने पड़ेंगे, मैंडेटरी प्रोसीजर है, और उनको आपको नोटिस देना पड़ेगा सेक्शन 40A के तहत, जिसमें आपको अपीयर होने के लिए बोला जाएगा। तो अरेस्ट होगा उसी केस में होगा अगर वो नेसेसरी है, तो अदरवाइज आपको अरेस्ट नहीं किया जाता। अब हमें बताइए कि अरेस्ट करना नेसेसरी कब माना जाएगा? देखिए, अगर इसमें जो एक्यूज है अगर वो
गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करता, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, इस उनको डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है, लेकिन उनको रिटर्न में रीजन देना होगा कि अरेस्ट करने का क्या रीजन रहा। मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, अगर पुलिस इन गाइडलाइंस को वॉयलेट करे तो हम आम नागरिक के पास क्या राइट्स हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मोस्टली हर एक आम जनता के लोगों का ये सवाल होता है कि पुलिस हमें हरास कर रही है, तो उस केस में वो क्या करें? तो ये उस केस में जो आपके पास अधिकार है, आप पुलिस की कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर वो हरास कर रहे तो हायर अथॉरिटीज में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन में उनकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपके जो अधिकार है उनका हनन हुआ है या उनका वायलेशन हुआ है। और इसके साथ ही इसको एक कंटेम्प्ट माना जाएगा और आप उनके खिलाफ कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग भी प्रोसीडिंग कर सकते हैं। ये तो थी सर ग्राउंड रियलिटी। अब हम बात करेंगे कोर्ट रूम्स की प्रैक्टिकल रियलिटी। जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें इन चीजों का क्या फर्क आया है? देखिए, जो इमीडिएट अरेस्ट पहले होते थे वो खत्म हो गए हैं, और अब जो कोर्ट है वो देखता है कि स्पेसिफिक एलिगेशंस क्या है, ओनली वेग एलिगेशन नहीं, स्पेसिफिक एविडेंसेस क्या है, व्हाट इज द इंटेंट ऑफ द पार्टीज, कि इस कंप्लेंट को करने में या फिर रियलिटी क्या है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही आगे प्रोसीजर अपनाया जाता है। सो हमारी इस बात का कंक्लूजन ये है कि 498A IPC आज भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक जिसे प्रबल कानून कहेंगे वो है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो अर्नेस्ट कुमार गाइडलाइंस है वो सिर्फ इनोसेंस है उसको प्रूव करने के लिए आई है, वो किसी कानून को खत्म करने के लिए नहीं आई है। हाँ, जो रियल विक्टिम है उनको आज भी न्याय मिलेगा, उनको सारे अधिकार हैं, लेकिन उसका मिसयूज करने से काफी हद तक अब रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स ने। सो लॉ को समझो, मिसयूज मत करो और अवेयरनेस स्प्रेड करो। लॉ को मिसयूज को रोकना भी जस्टिस है। जो हमारा कोर्ट्स है वो डिपेंड होता है कि भाई जस्टिस कैसे प्रोवाइड करवाया जाए, मिसयूज को कैसे रोका। इसका मतलब है 498A महिलाओं के लिए रक्षा कवच है। जी, अर्नेस्ट कुमार सिर्फ ये इंश्योर करता है कि जो आपका अरेस्ट हुआ है वो जस्टिफाइड हो, वो अननेसेसरी ना हो। तो लॉ का मिसयूज रोकना भी जस्टिस है और जेन्युइन विक्टिम को प्रोटेक्ट करना भी जस्टिस है। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, लॉ को समझो, अवेयरनेस स्प्रेड करो, मिसयूज मत करो। सब कुछ बिना कंफ्यूजन